नमस्कार, मैं हूं एमएस चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम और आप सरस्वती वंदना के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि वेलकम टू सक्सेस प्लस, आप सभी का इस पैनल पर हम स्वागत करते हैं। और हम आज जिस सीरीज को लेके आए हैं वह आपका देख पा रहे होंगे आप, वह है सीटेट 2021। 31 जनवरी को पेपर हुआ था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के केस सीरीज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और सिर्फ हम सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि इसके डेप्थ एनालिसिस के साथ एक एक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, प्रश्न को अगर आप देखें तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि प्रश्न को जरूर आप ठीक प्रकार से पढ़ें। कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ते नहीं हैं और वो जंप कर जाते हैं, वो ज्यादातर समय आंसर की ओर भागते हैं। आप हमेशा याद रखना, अगर प्रश्न में थोड़ी सी आपकी स्थिरता होगी तो आप आंसर्स को ठीक प्रकार से दे पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। प्रश्न है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। आप जिस भी माध्यम के हों, आपके लिए दोनों माध्यम यहां पर अवेलेबल है, दोनों को आप पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो शब्दावली है ना, आपको अंग्रेजी में आसानी से समझ में आ जाती है और कुछ शब्दावली आपको हिंदी में आसानी से समझ में आती है। तो आप एक इसको जल्दी से ना आप एक बार दोनों लैंग्वेज में पढ़ लिया करें जहां अगर आपको समस्या आए तो अब अगर इस प्रश्न को देखें तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन जो है, अगर पहला ऑप्शन हम देखें तो पहले ऑप्शन को चलिए कह रहे भाई यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। क्या यह सही है कि हम सभी के लिए एक ही प्रकार के असेसमेंट को तय करें? तो यह सरासर गलत होगा, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाई सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप। देखो यहाँ पे नेगेटिव स्टीरियोटाइप तो नहीं होगा। क्लियर है? यानी यहां पर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। अब अपने आप में ही यह ऑप्शन ही क्या है, एक नेगेटिव इंपैक्ट रखता है, तो यह भी जवाब गलत हो जाएगा। देखिए प्रश्न को करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि ऑप्शंस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई प्रश्न पढ़ा, इसमें 4 में से 1, अब क्यों है कैसे है, इसका डेप्थ एनालिसिस होना बहुत ही आवश्यक है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। देखो यहाँ पे अवॉइड, देखो ये जितने भी नेगेटिव वर्ड है ना, ऑनली, अवॉइड, नेगेटिव इंपैक्ट, स्टीरियोटाइप, ये सारे जब भी आंसर में दिखे आपको तो उसको सबसे पहले निकालो, बशर्ते ऊपर के प्रश्न को जरूर पढ़ लो एक बार। ठीक है? और लास्ट देखिए, लास्ट जो ऑप्शन है, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। बिल्कुल, यह जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, यह जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये एक्चुअल में हमारा सही जवाब है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखें तो यही होना चाहिए कि भाई बच्चे क्या है ना कि वो एक्चुअली अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। कुछ बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, कुछ बच्चे मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं,
कुछ बच्चे गांव के होते हैं, कुछ बच्चे शहरों के होते हैं। तो पृष्ठभूमि अगर अलग अलग है तो आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जिसमें एग्जाम्पल का जो दायरा होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए, वह भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि हर वर्ग के जो बालक हैं उनको उस एग्जाम्पल से कुछ सीखने को मिले। क्लियर है? जैसे सपोज करो, यहां पर एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज करो कि कोई एक पिछड़ा पृष्ठभूमि से आ रहा है या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद भी शिक्षा जगत में या सफलता जगत में अपना परचम लहराया है। तो उस बच्चे के लिए वह जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? मील का पत्थर साबित होगा। वो बच्चा जरूर मोटिवेटेड होगा और आगे कुछ कर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस प्रश्न के संदर्भ में जो चौथा ऑप्शन है आपका, है ना, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यह आपका सटीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। अब यहां पर दूसरा प्रश्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। क्लियर है? प्रश्न क्या है कि भाई समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अगर ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो यहां पे इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, हाँ, यह एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी समस्या समाधान के रूप में अगर आप क्लासरूम में बच्चों को किसी एक समस्या के संकल्पनाओं को, कंसेप्ट को आप समझाते हैं और इसी तरह की समरूप समस्याएं उसके रियल लाइफ में, है ना, अगर उसके समक्ष आती है तो कि वह बच्चा उस तरह के समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो सके। आपने देखा होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, है ना, बिना बोझ के शिक्षा और अपने क्लासरूम को रियलिस्टिक, है ना, लाइफ अप्रोच के साथ जोड़ना भी एनसीएफ का एक उद्देश्य रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इन संदर्भों में बात करेंगे तो पहला जो इसका ऑप्शन है यह सार्थक सिद्ध हो रहा है। लेकिन फिर भी हम दूसरा, तीसरा, चौथे को भी देखेंगे। एक बार तेजी से देख लेते हैं। जनरेटिंग फियर अमंग, देखो कभी भी फियर जो है बच्चों के बीच में जनरेट नहीं करना है। यह तो ऐसे ही नेगेटिव वर्ड हो गया, खत्म। विद्यार्थियों में डर की भावना क्यों पैदा करनी है? समझ में आ रहे हो? लगातार अभ्यास या कार्यान्वयन पर जोर दे करके, भाई लगातार अभ्यास दोगे तो भाई 2+2 4, है ना, वो रोट लर्निंग को ही बढ़ावा। जिस प्रकार की समस्या बच्चे क्लास में फेस कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि सेम इसी प्रकार की समस्या उसके वास्तविक जीवन में भी मिलेगी? तो कभी भी रट्टाफिकेशन या सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस नहीं करवाना है, ठीक है? उससे कभी भी डाइवर्जेंट थिंकिंग विकसित नहीं होती है। चौथा ऑप्शन देखें तो समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल। अब भाई कभी भी आप देखना कि फिक्स प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। फिक्स नाम का कुछ नहीं भाई, फिक्स टाइम टेबल आप बना दीजिए, फिक्स कोई मैथोलॉजी यूज कर लीजिए, इस तरह से फिक्स्ड वाली चीज कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है। तो ये चौथा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अगर सही आंसर की ओर अगर हम जाएं तो सही आंसर हमारा यहां पर जो होगा वह कौन सा होगा? पहला। कौन सा होगा? पहला। आप देख रहे हैं ये वाला जो है हमारा पहला जो आंसर है ऑप्शन में, यही हमारा सही जवाब होगा। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। देखो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट जब आ जाए तो उसको आप जरूर एक बार अंडरलाइन कर लो, ये माइंड में जरूर रखना, क्योंकि कई बच्चों से ना ये वाले प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं जिसमें नहीं लग जाए। क्लियर? कई बच्चे क्या करते हैं, नोट को भूल जाते हैं और फिर क्वेश्चन को गलत समझ बैठते हैं और ऑप्शंस भी उनका गलत चूज करके आ जाते हैं। ठीक है? ओके। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर नहीं करना चाहिए, इस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पे भाई डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग। भाई ये तो पॉजिटिव चीजें हैं कि भाई व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए,
क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक योजना बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से, चूंकि दो बच्चों में आपस में क्या है, डिफरेंसेस है। और जब वो दो बच्चों में डिफरेंसेस होगा तो क्या होगा, दो बच्चों में अगर डिफरेंसेस होगा तो क्या होगा, हमेशा से उनके लिए जो शैक्षिक योजना होना चाहिए वो भी इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। बोलते हैं ना, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इसको। क्लियर है? प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। भाई ये देखो, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये वाला यहां पर, ये बेसिकली जो है यही हमारा सही जवाब होगा। इसके संदर्भ में नहीं करने चाहिए के संदर्भ में। तीसरा ऑप्शन देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये तो सही है, ठीक है। चौथा देखिए, संरचनाओं शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, यह भी सही है। तो नोट के संदर्भ में, नहीं के संदर्भ में जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। कभी भी यहां पे रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, यह जो दूसरा नंबर जो ऑप्शन है यह हमारा सही जवाब होगा। किसके संदर्भ में, नहीं के संदर्भ में, नोट के परिप्रेक्ष्य में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्लियर है? अब यहां पे क्रिएटिविटी के फीचर्स को पूछ दिया है, तो दो तीन चीजें यहां पर आपको मुख्य बिंदु के रूप में आपको यहां पर याद रखना होगा बच्चों। जरा आप इसे देख लें, एक बार समझ लें। देखिए, क्रिएटिविटी, ये जो क्रिएटिविटी है, यह शब्द जो है इसको क्या कहते हैं, सृजनात्मकता। क्लियर है? अब यहां पर कई बार क्या होता है, इसके एडिशनल नेम को पूछ दिया जाता है। सृजनात्मकता यहां पर है। अब सृजनात्मकता का जो संबंध है वह हमेशा याद रखना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। किसका होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। क्लियर है? अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग दे दे तो आप क्रिएटिविटी से उसे कनेक्ट कर दो, अगर वह क्रिएटिविटी दे तो उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग से कनेक्ट कर दो। क्लियर है? दूसरा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कई बार आपको ये दोनों ऑप्शन ना देकर के यह भी नाम देखने को मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। या फिर कई बार आपको लेटरल थिंकिंग भी है ना, कौन सा, लेटरल थिंकिंग, यह नाम भी आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि यह क्रिएटिविटी की ही बात कर रहा है, यह डाइवर्जेंट थिंकिंग की ही बात कर रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? तो यह जो आपको मैंने समझाया है इसको आप हमेशा याद रखना। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए तो आप कभी भी क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। ठीक है? क्रिएटिविटी यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्रिएटिविटी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिविटी यानी कि लेटरल थिंकिंग। और वही क्रिएटिविटी आती कैसी है, तो यहां पर बेसिकली आपने सुना होगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है, जिसके मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेटर कह सकते हैं भाई, जो प्रबल समर्थक रहे हैं वो जॉन डीवी साहब रहे हैं, जो कि बोलते हैं कि बच्चों को ना लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे पढ़ाओ। जब बच्चा खुद किसी चीज को एक्सप्लोर करेगा, बच्चा खुद किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करेगा, इन्वायरमेंट के साथ एक्सप्लोर करेगा, तो बच्चे के अंदर जो नॉलेज होगा वो स्थायी नॉलेज होगा। राइट? समझ में आ रहा बात आपको? तो यहां पर क्रिएटिविटी वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, यहां पर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक आपने सुना होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है? अब कन्वर्जेंट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो चलिए इसके लिए हम एक दूसरा अतिरिक्त ब्लैंक पेज ले लेते हैं, क्योंकि यह अब यहां पर आपको समझने में हो सकती है परेशानी हो, तो यहां पर चलिए, यस, अब यहां पर देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी अब थोड़ा सा समझ लें। कन्वर्जेंट थिंकिंग,
अब ये कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो होता है ये इंटेलिजेंस पर आधारित होता है। एक बात तो ये आप याद रखेंगे, इंटेलिजेंस पे आधारित होता है। यहां पर जो होंगे वहां पर ओपन एंडेड थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का संबंध दो से, एक तो इंटेलिजेंस पे आधारित होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी के क्वेश्चन। अब हम अगर प्रश्न की ओर जाएं, अगर अब हम प्रश्न की ओर जाते हैं तो अब प्रश्न हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब ये प्रश्न है आपका, अब आप बताइए कि यहां पे क्या होगा। देखो भाई ऑप्शंस, हाइपर एक्टिविटी, ये सारे ऑप्शंस आप आसानी से क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। और ये चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब ऐसे प्रश्नों पर समय बहुत ही कम लगेगा आपको, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। चलिए, तो हमारा जवाब क्या हो गया यहाँ पे, चौथा, अब सारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगले प्रश्न की ओर ये देखिए, आपके पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से पांचवा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यह प्रश्न है, which of the following is most effective mode of teaching learning? क्लियर है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन भी एक तरफ कह रहा है और बोल रहा है विदाउट एनालिसिस, तो यह जवाब ही गलत हो गया। भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, कोई भी प्रेक्षण करेंगे तो उसमें एनालिसिस तो होना चाहिए, है ना। कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो एनालिसिस के आधार पर ही करता है, सटीक विश्लेषण करेगा तभी तो जाकर के उसका कुछ भी परिणाम दे सकता है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया हमारा। इमिटेशंस एंड रिपीटिशन, अनुकरण, नकल और दोहराना, यह भी आप देख सकते हैं कि भाई किसी चीज को रिपीट करना या उसकी नकल करना, यह ऑप्शन भी गलत है। रोट मेमोराइजेशन, जहां भी देखो वहां तो भाई सीधे ही आप उस ऑप्शन को, लेकिन हाँ अगर रोट का संदर्भ अगर नोट रोट रहे तो वो ध्यान देना, है ना। रोट अगर रहे तो रोट लर्निंग को तो कभी भी प्रमोट करना ही नहीं है, ये ऑप्शन सबसे पहले निकाल देना। और लास्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। भाई यही तो चीज है ना, जो डेप्थ कोर कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आ रही है, आप किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कंटेंट को कंसेप्ट से जोड़ करके पढ़ रहे हैं और प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक रिलेटेड चंक आपको समझ में आ रहा है, वहां पर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक लर्निंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन कंसेप्ट, यह हमारा जो चौथा ऑप्शन है यह सही होगा। और यह हमारा चौथा ऑप्शन, हम लोग किसके ओर जाएंगे, चौथे ऑप्शन की ओर हम लोग फिक्स रूप से जाएंगे, यानी हमारा इसका क्या हो गया, 5 का चौथा हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, अब तक कोई समस्या नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा है ना, देखिए मैं इसको अलग ही कलर से इसको आपको कर देता हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन, देखिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि सी कैन सेग्रेट दोज। अब देखो यहां जैसे सेग्रेट आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, सेग्रेट आ गया। जैसे ही सेग्रेट आए आपको वहां पर सेग्रेशन नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। सेग्रेट का ऑप्शन जो है ये पृथकता तो हमें करना ही नहीं है, क्लियर है, पृथकता नहीं करना, नेगेटिव वर्ड्स कभी भी अप्रोच नहीं करना। लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, है ना, कि भाई अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ये भी नहीं है ना, यहां भी ये नहीं होगा। सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, देखो यह तो बिल्कुल नहीं होगा, बच्चों को तो आप दंडित कर ही नहीं सकते, तो यह कहां से ऑप्शन सही हो सकता है कि इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, यह भी बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव अप्रोच है, हम इससे निकाल लेंगे ऑप्शन से। और लास्ट में है कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन। और
हम लोग जो जाएंगे वो चौथे ऑप्शंस की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चौथा ऑप्शंस क्या कह रहा है इससे समझेंगे, और चौथा ही ऑप्शन हमारा सही है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। क्या है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे सीखते समय कोई त्रुटियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक को भी यह पता चलता है कि हमारे शिक्षण विधि में कहां कमियां हैं। तो बच्चों के अधिगम त्रुटियों से शिक्षक भी क्या करते हैं, अपने आप को स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी शिक्षण विधियां कहां कहां चेंज होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग हम कहां पर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किस प्रकार से हम उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपको एक एक प्रश्न किस प्रकार से उसको आप चार में से एक ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो उसकी वजह क्या होती है यह भी जानना बहुत आवश्यक होता है ना। रोट लर्निंग हम यहां नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम चीजों को समझ रहे हैं कि ऑप्शन अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और जिस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्यों ऑप्शन हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर। भाई मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है गिवन वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, क्या बच्चों को आसान चीज दे दें तो मोटिवेट हो जाएंगे? नहीं, यह भी नहीं होगा। दूसरा फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, देखो रोड मेमोराइजेशन जहां जाए वो ऑप्शन सबसे पहले आप इसको बाहर निकाल दोगे। पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चों को तो दंडित करना ही नहीं है, तो देखिए ऑटोमेटिक आपके ऑप्शंस यहां से निकलते चले जाते हैं। बचा क्या? फोकसिंग ऑन मैस्ट्री ओरिएंटेड गोल। जी हाँ बिल्कुल, यह सही जवाब होगा, फोकसिंग ऑन मैस्ट्री ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि यहां पर मोटिवेशन का मतलब यही होता है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ गया तो हमारा मोटिव क्लियर हो गया। मोटिवेशन ये कहता है कि आप जिस चीज को करें वो कम से कम आप इंट्रिंसिक मोटिवेटेड रहें उस चीज को करने के लिए, उसमें प्रवीणता हासिल करें, है ना। उसको मतलब अधिगम पर ज्यादा फोकस करना है, अधिगम पर ज्यादा फोकस करना है, सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, न कि रिजल्ट पे ज्यादा, परफॉर्मेंस से ज्यादा, परफॉर्मेंस से ज्यादा किस पे? अधिगम लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना ही मोटिवेशन का एक उद्देश्य है। क्लियर है? तो फोकसिंग ऑन मैस्ट्री ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन है, शेम, शर्मिंदगी। अब देखो शर्मिंदगी यहां पर जैसे आप बहुत ही शेमफुल हो या किसी चीज को मतलब आप ठीक प्रकार से बोल नहीं पा रहे हैं, या हेजिटेशन हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न। क्या आपको लगता है कि शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव इंपैक्ट है, यह तो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। क्लियर है ना? आपको समझ में आएगा। देखो एक तो होता है संज्ञान और एक होता है संवेग, दोनों में अंतर है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। दूसरा, शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। तीसरा ऑप्शन है हैज नो रिलेशंस टू कॉग्निशन। चौथा है कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कॉग्निशन। तो अगर सभी ऑप्शंस को अगर देखो तो क्या आपको लगता है कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में बारंबार पैदा करनी चाहिए शर्मिंदगी? बिल्कुल नहीं। क्या संज्ञान का कोई संबंध नहीं है? भाई संबंध कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध ही कॉग्निशन से है। क्लियर है? और लास्ट है कि कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कॉग्निशन। यह बिल्कुल सही है कि यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। क्या डालता है? नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर है? अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और शर्मिंदगी महसूस करेंगे या फिर आप हेजिटेशन, बहुत ज्यादा आप हेजिटेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अधिगम पर उसका पॉजिटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, जब भी पड़ेगा तो नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। तो चलिए जरा थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या चीजें थी। तो मैं यहीं पर जगह खाली थोड़ी बता देता हूं कि जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला जो है ना पॉइंट,
इसका जो संबंध है ये कॉग्निशन से ही। कॉग्निशन का मतलब अगर सिंपल अर्थों में समझें तो एक तरह से यह क्या है, मेंटल यानी मानसिक क्रिया से ही इसका संबंध है ना। कॉग्निशन जो है, संज्ञान जो है, इसका संबंध किससे है, मानसिक क्रियाओं से ही है। क्लियर है। और जब भी हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे थॉट प्रोसेस में ही चलता है। तो थॉट प्रोसेस कहां से है भाई, तो मेंटल स्ट्रक्चर से है, मेंटल प्रोसेस से है। और दिमाग का संबंध किससे है, तो संज्ञान से है। क्लियर है। और ये सब जो आपका है, जैसे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इमोशन से आ जाएगा। वो संवेग है, ये संज्ञान है और वो संवेग है, दोनों में अंतर होता है। चलिए चले हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर ओन नॉलेज। अब देखो यहां पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब ही क्या होता है, जरा हम इसको समझ लें तो हमारे लिए बेहतर होगा कि इसे तुरंत हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्ट, जब भी ये शब्द आ जाए कंस्ट्रक्ट, तो आप समझ लेना कि कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। यहां पर नॉलेज जो है बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी यहां पर जो भी क्रियाएं होंगी वह किसके द्वारा होगी, बच्चों के द्वारा खुद होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कंसेप्ट, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। अब जब भाई लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वह बच्चा जब खुद से चीजों को करके सीख रहा है तो वह किस प्रकार के नेचर का होगा, एक इन्वेस्टिगेटर नेचर का होगा। तो यहां पर आप इसको इन्वेस्टिगेटर इन नेचर, इन्वेस्टिगेटर इन नेचर, और यह किस प्रकार का होगा, तो हमेशा याद रखिए इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वह डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं। किस प्रकार से होंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं। क्लियर है। और यहां पर ये क्रिएटिव भी है, क्रिएटिव भी हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट है तो आप हमेशा याद रखें कि ये किसके फ्रेम में जाएगा, ये जाएगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है क्या, चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड। क्लियर है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप। तो चलिए अब हम यहां पर फिर चलते हैं प्रश्न की ओर। यहां पर क्या होगा भाई, एक्टिव रोल होगा स्टूडेंट का, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा चीजों को, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे होगा। समझ पा रहे हैं। तो प्रश्न अब देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनका वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्टिव लर्नर होते हैं। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है यही हमारा यहां पर सटीक रूप से मिल गया, क्या, प्ले एन एक्टिव रोल, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब इस तीन ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप देखें, आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पे कभी डिपेंडेंसी की बात नहीं होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट में। हैव नो रोट लर्निंग टू प्ले इन, ये भी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। आर सोलली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, यह भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला इसका सही जवाब है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए जो प्रश्न है, अगर हम देखें कि जो 31 जनवरी 2021 को जो आपका प्रश्न हुआ है सीटेट का पेपर फर्स्ट, ये बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं कहेंगे, प्रश्न बहुत ही ना ज्यादा लो है ना हाई है, ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न है ना, बीच का प्रश्न है। जो बच्चे
वास्तविक रूप से अपने डीएलएड डाइट में अगर पढ़ा होगा उन्होंने, तो वह निश्चित रूप से ठीक ठाक स्कोर कर पाए होंगे। और जो बच्चे ठीक प्रकार से कंसेप्ट से रिलेटेड चीजों को नहीं पढ़ा होगा, उनको इन प्रश्नों को करने में थोड़ी सी समस्या होगी। बट कोई बात नहीं, यह जो आपका चैनल है सक्सेस प्लस, इस पर हम आपके डाउट्स को जीरो डाउट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मिसकंसेप्शन नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। समझ पा रहे हैं आप कि भाई अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन से एक बार देख लें। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई ऐसी बात तो नहीं है, हा? असफलता अनियंत्रित होती है, यह भी योग्यता सुधारी होती है, यस ये हो सकता है। एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, एबिलिटी हमेशा से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। एबिलिटी इज फिक्स्ड, ऐसा भी नहीं होता भैया कि आप आज इतने एबल हैं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे, क्लियर है। हमेशा से देखना आपकी एबिलिटी में भी इंप्रूव धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे आती जाती है। तो हमेशा से याद रखेंगे एक चीज, ध्यान देना कि एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, यानी योग्यता जो होती है ये सुधार्य है, सुधार्य है। आपने देखा होगा कई बार कि आपके एग्जामिनेशन में आप 10th में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो आप उससे सबक लेकर के आपकी थोड़ी सी प्रोग्रेस 11th में ज्यादा होती है, फिर 12th में आप टॉपर भी हो सकते हैं। या आपने ऐसा बहुत सारे देखा होगा कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, वह कहीं ना कहीं क्या होता है, पहले तो बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाद में जाकर के वह जिस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य तक भी वह पहुंचते हैं। यानी पहले के कंपैरिजन में बाद का जो उनका एबिलिटी होता है वो क्या होता है, वह थोड़ा सा इंप्रूव किया होता है। तो हमेशा से याद रखना, ये रिजिड कभी नहीं होगा, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। हमेशा क्या होगा, एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, योग्यता सुधारी है, हमेशा इसका ये सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग among student is likely to improve in the setting which emphasize on, यानी निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बारंबार परीक्षाएं नहीं, अन्वेषण और संवाद यह एक बेहतर ऑप्शन है। तीसरा और चौथे को भी देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा कभी नहीं, भाई ये थॉट कट कंपटीशन तो कभी नहीं करना है, कंपटीशन ने तो लोगों को बर्बाद कर दिया है। बच्चों को यहां पर देखो, मैंने पहले भी बोला था कि परफॉर्मेंस से अधिक ना लर्निंग पर जोर देना चाहिए, चाहे प्राथमिक शिक्षक हो या उच्चतर माध्यमिक हो, समझ रहे हो, या फिर माध्यमिक हो, जितने भी आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहां पर जो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चा सीख कैसे रहा है, कहां तक सीख रहा है ना। अगला है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यह भी नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं, जब पहला, तीसरा और चौथा नहीं होगा तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर हम जाएं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारा क्या है, इंक्वायरी एंड डायलॉग, इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण और संवाद। यह है क्योंकि बच्चों को हम यहाँ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दें, बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा अवसर दें ताकि बच्चे खोजी प्रवृत्ति के हों, बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग के हों, बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, बच्चे लेटरल थिंकिंग के हों, बच्चे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे काम कर सकें, बच्चे के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिंग नेचर हो, बच्चा एक तरह से कह सकते हैं कि आगे बढ़ने में उनकी खुद की भूमिका हो, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे हो, एनवायरमेंट को ठीक प्रकार से एक्सप्लोर करके चीजों को सीख पा रहे हो, ये सारे गुण होने चाहिए। तो अन्वेषण और संवाद यह इसका बेहतरीन ऑप्शन है। तो 11 का जो दूसरा है यह बिल्कुल सटीक आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर प्रश्न को समझने में आज बेहतर सूझबूझ मिल रही होगी। और सक्सेस प्लस का बस यही एक सपना है कि सभी बच्चों के अंदर रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि कंसेप्ट पे काम करना है, रूट पे काम करना है, उसके जड़ पे काम करना है। अगर आप कंसेप्ट पे काम करेंगे तो किसी प्रकार का भी प्रश्न आपसे सीक्रेट में पूछा जाए, आप उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब,
कब कठिनाई होती है? लर्निंग इज सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। भाई ये क्या, ये तो ठीक है। कंटेंट इज रिप्रेजेंट थ्रू मल्टीपल वेज, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक और दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब तो यहां क्या पूछा, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? तो सीखने में कठिनाई कब होगी बच्चों को? भाई अगर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये तो ठीक बात है ना, ये तो ठीक बात है। लेकिन पूछा है कठिनाई विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए, यह भी इसके लिए कठिनाई नहीं है। आंतरिक रूप से अगर अभिप्रेरित है तो वो भी तो अच्छी बात है, वो भी तो कठिनाई नहीं है। तो कठिनाई क्या है यहां पर? तीसरा अगर देखें, सूचना अलग अलग टुकड़ों में अगर प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक। डिस्कनेक्टेड चंक का मतलब है कि भाई आपने एक इंफॉर्मेशन यहां दी, दूसरी इंफॉर्मेशन यहां दी, अब इन दोनों के बीच में बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अगर दो कंसेप्ट को बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो यह उसके लिए क्या बन जाएगा? कठिनाई बन जाएगा। दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को, अब यहां पे देखिए क्या है, ये प्रीवियस नॉलेज टेस्ट पीकेटी और यहां पर न्यू नॉलेज टेस्ट, इन दोनों के बीच में अगर बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या है। तो दोनों के कंसेप्ट को जोड़ करके करना बहुत ही आवश्यक है। तो यह जो ऑप्शन है ना डिस्कनेक्टेड चंक, अगर वह सूचनाओं को एकत्रित नहीं कर पा रहा है, जोड़ नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी क्या हो जाएगी? सीखने में कठिनाई अनुभव बच्चा करेगा ही करेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। अब देखो भाई, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था पूछा है, स्टेट पूछा है, तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। अब यहां पर अगर देखें तो हमेशा से याद रखो कि मॉडरेट अराउजल, जो आप उत्तेजना है ना, इसमें संतुलन बहुत आवश्यक है और किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। यह ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। बाद बाकी अगर ऑप्शन देखें नो अराउजल, अगर कोई उत्तेजना नहीं है तो भी आप कुछ काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। उच्च उत्तेजना है तो भी दिक्कत है। भाई कई बार क्या होता है, भाई ज्यादा उत्तेजित होकर के भी लोग जो है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। उच्च भय भी दे दिया है तो यह भी नहीं होगा। क्लियर है? यह भी नहीं होगा। कोई उत्तेजना नहीं, यह भी नहीं होगा। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, यह भी नहीं होगा। तो हमारा हमेशा से याद रखना है कि जो अराउजल होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई फियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? अब यह प्रश्न बहुत ही आसान है, आप कह सकते हो कि बिल्कुल चैप्टर बेस है। अगर आप हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के चैप्टर्स को पढ़े हो तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, उसी बेस पे ये प्रश्न है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या है ये? ना आनुवांशिकता पर, पर्यावरण पर। भाई नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, ऐसा तो होता नहीं है, यह इसका नहीं होगा। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हाँ ये जरूर है कि भाई बालकों का अगर विकास है, आपने सुना भी होगा D इक्वल टू H मल्टीप्लाई E। क्लियर है? यह फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि भाई डेवलपमेंट जो है यह जो है किसके बराबर होता है? तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यहां पर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के अन्योन क्रिया के द्वारा ही विकास होता है। क्लियर है? तो यह जो ऑप्शन है दूसरा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यह दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हेरिडिटी ओनली यह भी नहीं, इन्वायरमेंट ओनली यह भी नहीं, क्योंकि इस पे दोनों का इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए यह फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, D इक्वल टू H मल्टीप्लाई E। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन proceed on the task according to Lev Vygotsky ideas on language thought. This kind of private speech is a sign of। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत वाक यानी यहां पर बात किसकी हो रही है? प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। क्लियर है?
तो अगर बात करें तो यह क्या है, तो हमेशा रखना कि जब भी वाइगोत्स्की के संदर्भ में पूछा जाए, यहां पर दो संदर्भ है, एक तो जीन पियाजे का संदर्भ है, एक वाइगोत्स्की का है। जीन पियाजे के संदर्भ में हमेशा वो ईगोसेंट्रिज्म होगा जिसे वो ठीक नहीं मानते थे, है ना। और हमेशा याद रखना कि यहां पे ईगोसेंट्रिज्म के कारण ही प्राइवेट स्पीच होता है, यह जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब लेव वाइगोत्स्की ये पूछ रहा है तो हमेशा से देखना कि वह सेल्फ रेगुलेशन होता है, स्वयं नियमन की बात करता है। स्वयं नियमन का मतलब है कि जब हम प्राइवेट स्पीच करते हैं, प्राइवेट स्पीच यानी जब आपने देखा होगा कभी आप लोग भी स्वयं से बात करते होंगे कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, इस बार सीटेट क्लियर करना है तो मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगी, खुद से ही आप बातें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही रेगुलेट हो रही हैं, खुद आप एक दिशा प्रदान कर रही हैं स्वयं को, है ना, यह प्रदान कर रहे हैं आप स्वयं को। तो जहां पे सेल्फ रेगुलेशन की बात आएगी ना, वह सेल्फ रेगुलेशन हमेशा किसका होगा, हमेशा से याद रखना वह सेल्फ रेगुलेशन जो होगा वह जब भी आएगा तो यह टर्म सेल्फ रेगुलेशन को आप प्राइवेट स्पीच से कनेक्ट करोगे। किससे कनेक्ट करोगे, प्राइवेट स्पीच से कनेक्ट करोगे। सेल्फ रेगुलेशन को प्राइवेट स्पीच से आपको यहां पे कनेक्ट करना है। और हमेशा यह याद रखना कि यह जो थ्योरी है, यह इस प्रकार का जो कंसेप्ट है, इसको हमेशा से वाइगोत्स्की के कंसेप्ट से जोड़ोगे। किससे, वाइगोत्स्की के कंसेप्ट से जोड़ोगे, ठीक है। तो यहां पर सेल्फ रेगुलेशन प्राइवेट स्पीच जो है यह वाइगोत्स्की का आ जाएगा। यहां पर यह जवाब हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। 16 प्रश्न है आपका, एवोल्यूशन प्रैक्टिस शुड एम एट। अब यहां पर देखो कह रहा भाई मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए भाई मूल्यांकन पद्धति का, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल सही है, यह ऑप्शंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यही तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य है कि भाई बाल अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट, आपको उसकी पहचान जरूर होनी चाहिए, है ना। एक तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के भी कंसेप्ट को याद रखेंगे कि दो बालकों के बीच में अगर भिन्नता आप कर पा रहे हैं, या फिर उनके बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग आप दोनों बच्चों में आप अंतर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में हैं। क्योंकि यहां पर यह चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या बच्चों के नीड और उसके रिक्वायरमेंट की, तो आप बेहतर तरीके से बच्चों को समझ पाएंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं। बाद बाकी जो दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा है, इसको देख लेते हैं। भाई आइडेंटिफिकेशंस ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई संदर्भ नहीं है मूल्यांकन के लिए। लेबलिंग तो कभी नहीं करना है, बच्चों पे टैग नहीं लगा देना है कि ये इंटेलिजेंट है, ये पुअर है, या किसी प्रकार का कोई टैगिंग नहीं करना चाहिए। बच्चे से अगर बच्चों को हम टैग करते हैं किसी चीज को लेकर के, तो बच्चों में हीन भावना आ जाती है ना। तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है। सेग्रेशन नहीं करना है, देखिए सेग्रेशन फिर शब्द आ गया, सेग्रेशन नहीं करना है, यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं जो पहला ऑप्शन है वो सबसे सटीक है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करके मूल्यांकन करना। समझ में आ रहा है। हो सकता है भाई यहां तो मूल्यांकन किसी एक लकीर में नहीं कर सकते। सपोज करो कोई बच्चा, किसी बच्चे की आईक्यू लेवल ठीक है, या कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है सब्जेक्ट में, लेकिन क्या दूसरे बच्चे में और कोई दूसरे गुण नहीं पाए जाते हैं। हो सकता है दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, या जो दूसरा उससे अलग जो बच्चा है वो पेंटिंग में बहुत अच्छा हो। तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक क्या होती है, विशिष्ट गुण होती है। कहते हैं ना भाई कि अगर किसी बगीचे में अलग अलग फूल हैं, जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल की अपनी महक है ना। अगर जैस्मीन का फूल है, फ्लावर्स है, तो जैस्मीन के फूल की अपनी पहचान और अपनी महक है। अब उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हम पेरेंट्स होने के नाते, या कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं कि दो बच्चों को आसानी से हम कई बार क्या कहते हैं कि नहीं वो पढ़ने में, या फिर आप देखोगे एक ही फैमिली में अगर दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को उसके पिताजी या उसके पेरेंट्स हमेशा कंपैरिजन करते हैं, वो पढ़ने में अच्छा है तुम नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को नहीं करना है। क्लियर है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे में कोई ना कोई विशिष्ट गुण होता ही होता है। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा है यह बिल्कुल सही जाएगा 16। चलिए अगला 17, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide
cues and hints in forms of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का यह योजना क्या है। तो आप हमेशा से देखें कि अगर हिंट की बात है, क्यूज की बात हो, हिंट की बात हो, प्राइमरी हेल्प की बात हो, प्राइमरी हेल्प की बात हो, तो यह शब्द जो है ये हमेशा याद रखना, इन शब्दों का जो मतलब होता है वो क्या होता है। आप इस ऑप्शन में यहां पर, तो इन शब्दों का मतलब होता है यहां पर स्कैफोल्डिंग। क्या होता है? एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग, है ना। स्कैफोल्डिंग एक शब्द है, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है क्यूज, हिंट, प्राइमरी हेल्प। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आपने पहली बार मोटरसाइकिल चलाना सीखा, तो मोटरसाइकिल जब पहली बार आप चला रहे होंगे सॉरी, तो आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भैया, भाई जो होते हैं, वो आपके पीछे बैठ करके आपको प्राइमरी सपोर्ट दे रहे होंगे कि यह क्लच होता है, यह गियर है, यहां से एक्सलेट करते हैं, है ना, और क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं। जैसे ही आप इन चीजों को कुछ ही समय में या कुछ दिन के बाद आप सीखते हैं, फिर वो अपने प्राइमरी हेल्प को, प्राइमरी सपोर्ट को हटा लेते हैं। तो जो प्राइमरी सपोर्ट है ना, ये जो प्राइमरी सपोर्ट है, यह सपोर्ट ही, प्राइमरी सपोर्ट ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है, आसान शब्दों में, क्लियर है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? चौथा, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, क्लियर है। बाद बाकी पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, अर्थहीन है। यहां पर निकास प्रवृत्तियां पैदा करने बोल दिया, बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित, निष्प्रेरित कह दिया, ये भी नहीं होगा। सबसे बेहतरीन है स्कैफोल्डिंग का, आप याद रखेंगे, उसका मतलब हो गया क्यूज देना, हिंट, यानी बच्चा जहां अटकता है ना, जहां बच्चे को समस्या आ रही है, बस वो हिंट खोज रहा है, वहां पे आप फैसिलिटेट कर दो चीजों को, बस वो बच्चा कर लेगा। करना बच्चे को ही है, करना बच्चे की हो, आप सिर्फ प्राइमरी सपोर्टर बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। After getting hurt during a play activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls." Clear है? Boys don't cry. This statement by the father. एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिताजी कहते हैं, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिताजी का ये कथन, अब देख लो भैया, इमोशंस तो दोनों के साथ होता है, लड़के के साथ भी, लड़की के साथ भी। चोट लगने पे पिताजी का ये कहना कि तुम लड़की हो क्या, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, या उनके पिताजी का एक तरह से बता सकते हैं कि भाई उनकी जो धारणा है ना वो रूढ़िबद्ध है। क्योंकि भाई चोट लगने पे तो इसमें कोई लिंग का तो कोई खेल है नहीं कि भाई चोट लगने पे भाई दोनों के इमोशंस होते हैं, भाई संवेग तो दोनों के अंदर होता है ना। तो आप बताइए कि क्या है, क्या ये रिड्यूस कर रहा है जेंडर बायस? बिल्कुल नहीं कर रहा है भाई, ये तो रिड्यूस कर नहीं रहा है। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, देखो यहां पर प्रमोट लिखा है लेकिन जेंडर इक्वलिटी प्रमोट नहीं कर रहा। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल यह उनके पिताजी का एक प्रकार से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं एक लिंग के प्रति उनका झुकाव ज्यादा है, या उसके बारे में वो कुछ एक पुरानी सोच रखते हैं, एक रूढ़िबद्ध धारणा रखते हैं जो कि परंपरागत रूप से पहले से चला आ रहा है। क्लियर है? फिर चौथा देखिए, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंज नहीं करता, यह भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ना, यह बिल्कुल सही होगा। देखो भाई, जेंडर बायस एक शब्द होता है, जेंडर बायस का मतलब आप किसी भी एक लिंग के प्रति, या तो लड़का या लड़की, किसी भी एक लिंग के प्रति झुकना ही जेंडर बायस है। आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है बीच में। क्लियर है? तो रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उनका यह कहना कि लड़के रोते नहीं हैं, यह उनके रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़िबद्ध विचार को ही दर्शाता है। चलिए समझ में आ रहा होगा, यह जेंडर बायस का चैप्टर है पूरा, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हमारा आप बेसिकली जो सक्सेस प्लस का जो लर्निंग ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप उसे डाउनलोड करें, और वहां पे बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज को आप सीटेट में, साइकोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है बच्चों, लेकिन आपको यह क्वेश्चंस एक एक करके समझ में भी आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा की अगर बात की जाए, मैंने अभी आपको बताया प्रगतिशील शिक्षा की बात जॉन डीवी साहब करते हैं,
जो कि बड़े ही प्रबल समर्थक हैं। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है? वो यही तो कहता है ना कि बच्चों को अपार संभावनाएं दो, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दो, खूब अवसर दो, बच्चा खुद ही करके सीखेगा। ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को आपको प्रचुर मौके देने चाहिए, है ना। यहां पे देखो, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, है ना। ये वाला जो देख रहे हो, यही तो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कोर, नींव यही है। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग, बच्चे यहीं से तो सीखते हैं। तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यही प्रगतिशील कक्षा का एक उद्देश्य है, जो जॉन डेवी साहब भी कहते हैं। दूसरा देखो, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित, बिल्कुल नहीं, किसी एक चीज की बात कर रहा है ये। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, कभी भी रिजिड फिक्स्ड जैसे शब्द आ जाए, यह सिर्फ स्कोर की बात करता हो, तो वह कभी भी सही जवाब नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, कभी नहीं। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, भाई कट थ्रॉट कंपटीशन की ओर नहीं भागेंगे। बच्चों को सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करना है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो हमारा जवाब क्या होगा इसमें? पहला। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए 20 नंबर पे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, performing an act and doing something because others approves it represent stage of morality। भाई लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। दूसरे स्वीकृति देते हैं, यानी कहीं ना कहीं यह भी आप समझ रहे हैं कि यह भी किसकी बात कर रहा है? ट्रेडिशन की बात कर रहा है, कन्वेंशनल की बात कर रहा है, परंपरागत की बात कर रहा है। भाई परंपराएं होता है ना, भाई दूसरे ने अप्रूव कर रखा है, हमें उसी चीज को मानना है। क्लियर है? तो आपने इसको आप पढ़े होंगे कि यहां पे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीन जो है आपका, तीन अवस्था होते हैं, और हर अवस्था में दो दो क्या होते हैं? स्तर होते हैं, दो दो स्टेज होते हैं। क्लियर है? तो यह जो प्रश्न है, यह किसकी बात कर रहा है? यह बात कर रहा है कन्वेंशनल लेवल की। कन्वेंशनल यानी प्रथागत। कन्वेंशनल कहां पे है? चौथे में है, प्रथागत। क्लियर है? यानी यहां पर ये वही बात हो गई कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे, अगर मैं पढ़ लूंगा और मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं सोसाइटी को जवाब दे पाऊंगा, ये इस तरह की बातें। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका एक कन्वेंशनल थॉट है, तो कहीं ना कहीं इसका जो जवाब होगा वो चौथा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये बात हमेशा रखना। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है, यहां से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस चैप्टर को भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, यहां से हर बार प्रश्न होते हैं बेटे। इंटेलिजेंस से प्रश्न होता ही होता है, एक मॉरल डेवलपमेंट से प्रश्न होगा ही होगा, सोशलाइजेशन से प्रश्न होगा ही होगा, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी इन्वायरमेंट से प्रश्न होगा ही होगा, वाइगोत्स्की की थ्योरी से प्रश्न होगा ही होगा, जीन पियाजे की थ्योरी से प्रश्न होगा ही होगा। समझ पा रहे हैं? ये सब इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कि सिर्फ आपको सीटेट ही नहीं, बल्कि जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उनमें भी इनके प्रश्नों का समावेशन देखने को मिलता है। चलिए अगले, Which of the following is correct in the context of socialization? देखिए, अब इसी की बात कर रहा था, ये प्रश्न आ गया सोशलाइजेशन का, सामाजिक। अब सोशलाइजेशन पे कुछ ज्यादा नहीं पूछता है, घुमा फिरा के बस एक ही प्रश्न पूछता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो हमेशा याद रखें कि भाई आपके लिए प्राइमरी क्या है? आपका फैमिली है, परिवार है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होगा ना आपका, हमेशा याद रखना कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होगा वह, एक बार यहां देख लीजिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है? यहां पर प्राइमरी में हमेशा से आप याद रखना एक चीज जरूर कि आपका क्या आएगा? फैमिली आएगा, फैमिली, है ना, परिवार आएगा। सेकेंडरी में आपके पीयर्स, स्कूल, है ना, और आप कह सकते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसको हम सेकेंडरी में रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि भाई यह जो बोलते हैं कि भाई प्राइमरी
प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी जो आपका परिवार है वह समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो हमेशा प्राथमिक पे कौन आएगा? परिवार आएगा। सेकेंडरी में कौन आएगा? विद्यालय आएगा, है ना। पहले आप अपने परिवार से ही बहुत कुछ सीखते हैं, है ना, उसके बाद फिर आप उसको फॉर्मल वे में विद्यालय जाकर के सीखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर प्रश्न अगर हम देखें, अभी देखो बेटा यहां पर कह रहा है कि पियर्स आर प्राइमरी। देखो पियर्स को प्राइमरी में कह दिया, अभी आपको क्या समझाया? पियर्स सेकेंडरी में है, तो ये यहीं पे गलत हो गया। फैमिली एंड मास मीडिया, अब फैमिली को हमने प्राइमरी में रखा, इसने क्या कह दिया? सेकेंडरी, ये भी गलत हो गया। स्कूल इज ए सेकेंडरी, ये सही है, स्कूल को हमने सेकेंडरी में समझा था। सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ एजेंट, हमने यही तो भी समझा था कि जो स्कूल है हमारा क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ एजेंट है, और हमारा जो है यह फैमिली क्या है? वह प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। तो तीसरा जो है हमारा ऑप्शन यह बिल्कुल सही होगा। चौथा ऑप्शन, विद्यालय समाजीकरण की एक प्राथमिक देखो प्राथमिक बोल दिया विद्यालय को, जबकि होगा सेकेंडरी, तो ये भी गलत हो गया। तो बड़े आसानी से यहाँ पे हम तीसरा नंबर जो है हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लियर है? 22, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, यहां से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यह थ्योरी जो है एमआई थ्योरी, यह हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, और गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि की बात की। क्लियर है? अब यहां पे उनकी एक किताब भी आई थी 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड, है ना, फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि भाई बहुबुद्धि का मतलब ही है कि जो बुद्धि के जो आयाम हैं वो अलग अलग होंगे। इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी के अंदर अगर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, या किसी के अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, या किसी के अंदर स्पैटियल इंटेलिजेंस है, या किसी के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, या किसी के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, तो जो बुद्धि है वह सभी के अंदर, है ना, सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक लिए हुए होती है, यानी मल्टीपल वे में होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल सूट करता है कि भाई बुद्धि के जो रूप होंगे वो क्या होंगे? वह विभिन्न दशाएं होंगी उनकी, किसी एक फॉर्म में तो होता नहीं है। क्योंकि बीने ने बोला था एक कारक का सिद्धांत, कि अगर कोई जरूरी तो नहीं कि मैं अगर मनोविज्ञान में अच्छा हूं तो हमारा मैथ्स भी अच्छा होगा, या हमारे दूसरे सब्जेक्ट अच्छा होंगे, ये कोई जरूरी तो नहीं। इसीलिए तो अल्फ्रेड बीने की जो एक कारक सिद्धांत वाली जो उनके लिए, उस सिद्धांत के लिए उनकी बहुत क्रिटिसाइज हुई थी, उनकी बड़ी आलोचनाएं हुई थी, है ना। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब हमेशा से ये मानते हैं कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं होती है। मैंने आपको बताया कि कई अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो गए। क्लियर है? तो चलिए अब यहां पर देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, हाँ, कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप मैथ्स में भी अच्छे होंगे, या अन्य विषयों में भी आप अच्छे होंगे। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये भी गलत है। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, ये भी गलत है। भाई किसी एक चीज, एक विशिष्ट रूप से आप किसी एक चीज में आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप हर चीज में अच्छे होंगे, यह भी कोई जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग होता है। तो यहां पर आपने देखा ये वाला जो है ना मल्टीपल, है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यह बिल्कुल सही होगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जिन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? आप हमेशा याद रखना कि इसका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इस फॉर्मल को ही एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर है? सेंसरी मोटर हो गया, प्री ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है यहाँ पे? तो यहां पर इसी में से प्रश्न आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये क्या कह दिया है भाई? प्री ऑपरेशनल कह दिया है, प्री ऑपरेशनल कह दिया। तो प्री ऑपरेशनल का अगर देखिए इस ग्रुप, तो 2 से 7 वर्ष के बालक इसमें आएंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को आपको चुनना है। तो भाई 2 से 7 हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग होता है? नहीं होता है।
एबिलिटी टू कंजर्व एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ये भी नहीं। डेवलपमेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट तो लास्ट वाले स्टेज में चले गए, नहीं। सेंट्रेशन इन थॉट, जी हाँ, सेंट्रेशन इन थॉट, विचार और सोच में केंद्रीकरण होता है। बच्चा एक बार में एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, और यह भी क्यों होता है? क्योंकि वह ईगोसेंट्रिज्म है ना, वह सेल्फ सेंटर्ड होता है। जैसे अगर यह मार्कर है, इसको अगर हम दिखाएं तो या तो बच्चा इसके आकार पे जाएगा या इसके कलर को देखेगा, दोनों चीज को एक बार वो एनालिसिस नहीं कर सकता है। किसी एक चीज के बारे में ही एक बार में वो, मतलब यहां पे विकेंद्रण नहीं हो पाता है, डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाता है चीजों को, एक बार में एक ही चीज के बारे में सोच सकता है वो। जैसे अगर घर में आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाकू, अब उसने देख रखा है उसकी मम्मी चाकू के लिए हमेशा सब्जियां काटती है, तो बच्चे के अंदर उसका एक ही यूज है कि चाकू का इस्तेमाल सब्जियों को काटने के लिए होता है, उसके दूसरे उपयोग की तरफ वह नहीं जा पाएगा। क्लियर है? इसीलिए इसको कहते हैं क्या, कि विचार और सोच में केंद्रीकरण। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? तो सेंट्रेशन इन थॉट ये वाला हमारा किसके में आ जाएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर मैं फिर भी एक बार अलग कलर से अंडरलाइन कर दूं, ये रेड वाला है ना, यहां पर सेंट्रेशन इन थॉट। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। देखो क्या ऑप्शन है, ऐसा होता है क्या आगे जाके विकास रुक जाए? नहीं, विकास बहुआयामी है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल सही, मल्टी डायमेंशनल है ना। किस प्रकार है ये समझेंगे। डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर ऑफ, नहीं ये भी नहीं होगा, सेम रेट नहीं होता है भाई। कोई कोई बच्चा जो है 1 साल में चलने लगता है, कोई बच्चा 1.5 साल में चलता है, किसी में भाषा का विकास जल्दी हो जाता है, किसी में भाषा का विकास लेट होता है, तो एक दर तो नहीं है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, ये भी नहीं भाई विद्यालय में जाके वो अधिगम होगा उसका, है ना। हाँ, फॉर्मल लर्निंग हो सकता है, लेकिन वो सीखने का तो इनफॉर्मल वे में तो अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली से भी सीख सकता है वो। क्लियर है बात? तो यह बेहतरीन ऑप्शन है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्यों मल्टी डायमेंशनल? अगर हम डी फैक्टर को रखें तो यहां पर आप जोड़ते जाओ, यहां पर क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट, यहां पे क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहां पे क्या होगा? इमोशनल डेवलपमेंट, यहां पे क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट। तो डायमेंशन तो देख रहे हो ना, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। क्लियर है? बहुआयामी होगा, तो हमेशा से हम किस पे जाएंगे? विकास बहुआयामी होता है। अगले प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। अब यहां पर आप हमेशा याद रखना कि यहां पर एक चीज कि सोसाइटी एस, कल्चर एल एल, ये लैंग्वेज, ये 3 चीज हमेशा याद रखना। एस से क्या हो गया आपका? सोसाइटी हो गया, सी से क्या हो गया? कल्चर हो गया, और एल से क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। ये 3 हमेशा से एक टूल्स की तरह काम करता है। तो यहां पर आप देखो तो ये क्या है, यहां पर जो कल्चरल टूल्स है यह इसका सही जवाब हो जाएगा। मोटिवेशन, इक्विलिब्रियम और एट्रीब्यूशंस, ये नहीं होगा। अप्रेरणा, संतुलीकरण और गुणारोपण, यानी जो सांस्कृतिक उपकरण है यह हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है? वैसे भी सोशियो कल्चर थ्योरी पढ़ा है आपने, किसका? आप लेव वाइगोत्स्की का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। In his theory of cognitive development, जीन पियाजे explain cognitive structure in terms in, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या संज्ञानात्मक को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। हमेशा याद रखना कि आपने देखा होगा कि बेसिकली यहां पर एक शब्द होता है, उस शब्द की ओर आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो माइंड्स होता है ना, जो मस्तिष्क होता है, आप इसमें देखोगे कि इसमें कई छोटी छोटी संरचनाएं बनी होती हैं, इसमें कई छोटे छोटे पॉकेट्स बने होते हैं, कई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, कई छोटे छोटे फोल्डर होते हैं। इन्हीं के अंदर हो सकता है यहां पर आप एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, यहां पर आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, यहां पे अपने हेल्थ इशू के बारे में सोच रहे हो, यानी अलग अलग प्रकार की स्मृतियां आपके मानसिक पटल पर अलग अलग छोटे छोटे संरचनाओं में व्याप्त होता है, उसमें विद्यमान होता है। ये जितने भी आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये सारे मेंटल स्ट्रक्चर, इसी को स्कीमा कहते हैं, स्कीम या स्कीमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग।
क्लियर है? तो कभी भी प्रश्न आ जाए, कभी भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना इस चीज को। क्लियर है? अब चलिए हम प्रश्न की ओर चले। तो यहां पर प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था कि भाई इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, तो यहां पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये नहीं होगा। स्कीमास, देखिए यह जो ऑप्शन है स्कीमा या मनोबंध जिसे कहते हैं, है ना, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो संरचनाएं होती है, छोटी छोटी संरचनाएं, वो अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग प्रकार की स्मृतियों को लेकर अंदर अपने रहती है। और आप देखते हैं कि यहां भी जब हम मन की बात करते हैं, जब माइंड की बात करते हैं, तो वह भी 3 फ्रेम में बढ़ जाता है ना, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। उसकी बेहतरीन क्लास आपको हमारे सक्सेस प्लस के ऐप के अंदर बेहतरीन चैप्टर के अंदर डाला हुआ बच्चों, अगर आप उस ऐप को अंदर जा करके आप ऐप को पहले तो डाउनलोड कर लें, और हमारे यूट्यूब पे भी चैनल सक्सेस प्लस के ही नाम से है, तो वहां भी जा करके आप वहां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में कहते भाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बेहतरीन नोट्स, और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके ईवीएस के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर, बहुत बेहतरीन टीम है जो आपके लिए काम कर रही है, जो कि कंसेप्ट से आपको पढ़ाने पर पूरी तरह से फोकस्ड मेहनत करके आपके लिए बेहतरीन नोट्स लेकर के आती है। तो यहां पर स्कीमास का जो कंसेप्ट है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि स्कीमास होता क्या है, अब आप रटेंगे नहीं कभी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना। भाई यह चैप्टर बड़ा बेहतरीन है, इंक्लूसिव क्लासरूम। अकेले सीटेट में 5 नंबर के प्रश्न से पूछे जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से, समावेशी शिक्षा से, बहुत ही बेहतरीन है। इस पर भी आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आप रट करके उसका जवाब नहीं दे सकते। चलिए अब यहां पे क्या कह रहा है भाई, इसका क्या, किस चीज पे जोर देता है, समावेशी कक्षा किस पे जोर देता है? सेग्रेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। सेग्रेशन जहां शब्द मिले आप उसको सबसे पहले बाहर करें। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है भाई, अलग अलग बच्चे के अंदर अलग अलग पोटेंशियल होता है, हर बच्चे को उसके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करेंगे आप, अवसर प्रदान करेंगे। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई कला में अच्छा है, कोई किसी और चीज में अच्छा है। तो उसके पोटेंशियल को पहचान करके उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, उसके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करेंगे आप, एक सही दिशा निर्देश देंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है यह बेहतरीन ऑप्शन है, और हम लोग जो सेकंड ऑप्शन है इसी के साथ जाएंगे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, हमेशा से मैंने बोला है परफॉर्मेंस नहीं, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, हमेशा ध्यान रखना। देखो यहां पे अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दे दिया, अगर ये अन नहीं होता ना तो ये सही हो जाता, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस तो होता है, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हर बच्चे को क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि हर बच्चे का IQ लेवल अलग है, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है। जब उसकी लर्निंग स्टाइल अलग होगी तो हमारी टीचिंग मैथोलॉजी भी बदलेगी ना, हम हर बच्चे को एक ही माध्यम से, एक ही विधि द्वारा नहीं पढ़ा सकते। क्लियर है? तो यहां पर चूंकि अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दे दिया इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 28, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयोग उपयुक्त है? भाई अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज। क्लियर है? तो यहां पर PW RPWD की बात हो रही है 2016 की, ठीक है। तो यहां पर देखिए भाई, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, है ना, स्टूडेंट्स विथ क्रिप्ड बॉडी, क्रिप्ड मतलब कि खराब शरीर कह सकते हैं, है ना, इस तरह का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते शब्दों का। रिट्रेडेड स्टूडेंट्स इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैंडीकैप्ड तो कह नहीं सकते, विकलांग छात्र। तो जो सबसे उपयुक्त है वो क्या है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर स्टूडेंट्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यह वाला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ऑप्शन। अगर हम इसकी बात करें तो एक बार हम इसको अलग कलर में, इसको आपको यहां पर ये वाला है ना, ये जो ऑप्शन है हमारा पहला, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस एज। अब देखो सीक्वेंस दे दिया, अब इस सीक्वेंस को भी जाओगे तो जीन पियाजे की थ्योरी से ही उठाया हुआ ये प्रश्न है। क्लियर है? जीन पियाजे की थ्योरी से उठाया हुआ प्रश्न है। मैंने आपको भी बताया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल, यही है। क्लियर है? तो आप देख लीजिए उस हिसाब से यहां पर कौन सा सही होगा।
एस से यहां पे सेंसरी हमें मिल गया, पी वाला जो है यहां दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलिए। सी दिया है कंक्रीट, तो ये कंक्रीट आ गया। ए से एब्स्ट्रैक्ट देता तो भी हम पकड़ लेते, फॉर्मल देता तो भी हम पकड़ लेते, तो यहां से हमने एब्स्ट्रैक्ट को ले लिया। अब ये वाला सीक्वेंस अगर है तो क्यों लंबे चौड़े थ्योरी को रोट लर्निंग की और बढ़ना है आपको? आप कंसेप्ट से लेके चलिए, कंसेप्ट से ही आपके सारे प्रश्न बनेंगे। तो उस हिसाब से हम किस ओर जाएंगे? सेंसरी, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, यही राइट फॉर्म है। अगर 4 भी दे देता ना तो भी हम घबराते नहीं, क्योंकि हमें पता है, आपने पढ़ा होगा या आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आज हमने आपको बता दिया कि भाई सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल, ये सीक्वेंस है, राइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन की ओर जाएंगे? तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अब आखिरी प्रश्न 30 घेरा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। क्लियर है? अब ऑप्शन आपके पास है भाई, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या अ फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। अभी अगर इसमें देखें तो बहुत ही आसान है। देखिए, प्रगतिशील कक्षा, यह प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एक बात सबसे अच्छी क्या होती है कि भाई हम क्या इंपॉर्टेंट देते हैं? टीचिंग प्लानिंग को, है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो प्लानिंग है, क्योंकि यहीं से तो शब्द निकल के आया है क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहीं से तो शब्द निकल के आया क्या? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। यहीं से शब्द निकल के आया है। यहीं से शब्द निकल के आया है क्या? डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल यानी यहां पर टीचर इसी के अकॉर्डिंग अपनी मेथोलॉजी को भी चेंज करता है। क्लियर है ना? सभी को एक ही विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। क्लियर है? तो यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या? प्रगतिशील कक्षा। क्योंकि प्रगतिशील कक्षा का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। हम बच्चों को बच्चे के नीड और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी के आधार पर पढ़ाते हैं। इसलिए तो इसको कहते हैं कि भाई पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कंसेप्ट पे है प्रगतिशील शिक्षा। तो बच्चों, यह था आपका 31 जनवरी 2021 का सीटेट का पेपर फर्स्ट, जो आज मैंने आपके साथ डिटेल्ड वे में आपके साथ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तुरंत अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनको यह पता चल गया है कि इस चैनल पर आगे पूरे कंसेप्ट पे वीडियो समझ में आएगा, और सर बेहतरीन तरीके से इसमें एक से एक वीडियो बढ़कर वीडियो लेकर के आएंगे हमारे लिए। तो आप अभी राइट नाउ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई शेयर कर दें हर जगह, है ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्यादा बढ़ता है ना। तो आप अगर देखेंगे तो हमारे चैनल को जितना आप सर्कुलेट करेंगे, उतने अधिक बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंचेगी और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।